औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़िल जलाली वल इकराम। आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, यूनिट नंबर 2.1.1 टॉपिक है, पेज नंबर है 42। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। In 1911, Rutherford performed an experiment in order to know the arrangements of electrons and protons in an atom. तो जैसे कि हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट टाइम में डिफरेंट साइंटिस्ट जो है वो एफर्ट्स करते रहे। तो जो जब एक साइंटिस्ट अपनी थियरी पेश करता है तो दूसरा साइंटिस्ट मज़ीद एक्सपेरिमेंट करता है, तो उसमें मज़ीद बेहतरी लाता है और नई अपनी एटॉमिक स्ट्रक्चर पैदा करता है। तो रदरफोर्ड ने भी इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? रदरफोर्ड का ऑब्जेक्टिव ये एक्सपेरिमेंट करने का ये था कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम को फाइंड कर सके। इससे पहले जो एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर हो चुके थे, प्रोटॉन्स भी डिस्कवर हो चुके थे, तो लेकिन उनके भी जो अरेंजमेंट थी वो जे थॉमसन ने अपना जो है वो एक थ्योरी पेश की थी। तो जे थॉमसन का अभी आपके बुक में जो है वो पीछे जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये रदरफोर्ड जो है वो जे थॉमसन का ही स्टूडेंट था और इन्होंने मिलके काम किया हुआ था। तो जे थॉमसन की जो थ्योरी थी, उन्होंने जो मॉडल पेश किया हुआ था एटम का, वो जो है उसको कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। अब प्लम पुडिंग एक स्वीट डिश होती है जिसमें वो स्वीट डिश के ऊपर जो है वो ये पिस्ता बादाम काजू जो है वो लगे होते हैं। तो आप अगर प्लम पुडिंग के बारे में नहीं जानते तो आप यूँ समझ लें जैसे तरबूज होता है। तो उसने एटॉमिक मॉडल पेश किया था कि तरबूज का जो रेड पार्ट होता है उसको आप समझ लें कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का सफियर है। यानी तरबूज के अंदर जो रेड पार्ट होता है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का सफियर है, और उसके अंदर जो उसके बीज होते हैं ब्लैक कलर के, तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसमें एम्बेडेड होते हैं। जस्ट लाइक तरबूज, जिसको अदवाना भी कहते हैं। तो तरबूज के अंदर जिस तरह बीज जो हैं वो रेड पार्ट में यानी उसके गूदे में एम्बेडेड होते हैं, इसी तरह जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो पेश किया था। उसने कहा था कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन्स हैं वो उनका एक सफियर बना होता है, और उस सफियर के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके अंदर एम्बेड होते हैं, चिपके हुए होते हैं। तो मज़ीद जो है उस पर एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत थी। इसने एक्सपेरिमेंट किया, जो एक्सपेरिमेंट किया हम आगे जाके उसका प्रैक्टिस वगैरह और उसकी सिस्टम हम देखेंगे कि इसने क्या क्या किया, और साथ साथ हम प्लम पुडिंग मॉडल को भी साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो आगे जो है वो इसने क्या किया, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट क्या था, ये न्यूक्लियस, इसमें रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो कंक्लूजन था उसमें इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। Rutherford performed an experiment to determine the internal structure of an atom in 1911. 1911 में इसने परफॉर्म किया था। For this purpose he used a thin गोल्ड फाइल। अब थिन गोल्ड फाइल थी, उसकी जो है वो कितनी थी, 0.0004 सेंटीमीटर इसकी क्या थी, मोटाई थी। यानी इतनी थिन थी, इतनी पतली थी कि उसकी इतनी कम मोटाई थी। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि उसने गोल्ड फाइल क्यों यूज़ की। गोल्ड फाइल इसलिए यूज़ की कि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो मोस्ट मेलिएबल मेटल है। मेलिएबल का मतलब ये है कि उसको आसानी से हम उसके फाइल बना सकते हैं, यानी इतना पतला कर सकते हैं उसको, हम जैसे चाहे मर्जी उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो इसलिए उसने गोल्ड फाइल की कि हमें कम से कम यानी ऐसा चाहिए था जिसमें एटम्स जो हैं वो थिन फाइल हो, जिसमें कम से कम एटम हो। The gold foil was surrounded by a photographic plate. अब गोल्ड फाइल के उस ऊपर उसने एक गोल जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट रखती, जो कि क्या थी, जिंक सल्फाइड। अब जिंक सल्फाइड की प्लेट उसने क्यों रखी, क्योंकि जब वो उसने आगे चल के आप पढ़ेंगे कि उसने अल्फा पार्टिकल्स जो है वो इस पे बम्बार किए थे गोल्ड फाइल पे, तो उसके गिर्द स्क्रीन इसलिए रखी कि वो उन अल्फा पार्टिकल को ट्रेस कर सके। फ्लोरिनेसेंट स्क्रीन है, जब वो उसके ऊपर गोल्ड फाइल से टकरा के पार्टिकल्स जब उसके स्क्रीन के ऊपर टकराएंगे तो स्क्रीन जो है वो ग्लो करेगी और उसको पता चल जाएगा कि इनका पाथ कौन सा है। तो इसलिए उसने जिंक सल्फाइड की फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो है वो यूज़ की थी ताकि उनको डिटेक्ट किया जा सके पार्टिकल्स को। फ्लोरेसेंट स्क्रीन टू डिटेक्ट द पार्टिकल्स emitting from the radiations.
He bombarded the gold foil with alpha particles, 20,000 from a radioactive source, polonium metal. अब उसने क्या किया कि एक अल्फा पार्टिकल्स, ये उनकी सोर्स क्या थी, यानी अल्फा पार्टिकल्स उसने कहाँ से लिया? ये अल्फा पार्टिकल्स की इसने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स लिखे हुए कि ये कितने थे, तकरीबन 20,000 थे अल्फा पार्टिकल। पहले मैं आपको बता दूं कि अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं। अल्फा पार्टिकल्स हीलियम का न्यूक्लियस होते हैं, इसी उनको He+2 भी कहते हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल मैंने आपको पिछली एक वीडियो थी जिसमें पीरियोडिक टेबल का बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि नंबर 1 जो है एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का होता है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, और हीलियम जो है वो राइट हैंड साइड पे 8th ग्रुप में आता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और इसका मास नंबर होता है 4। इट मीन्स कि इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन कितने होते हैं हीलियम में? 2 होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? ज़ाहिर है जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी 2 होंगे। तो अब न्यूट्रॉन कितने आगे? न्यूट्रॉन पिछली एक्सरसाइज में आपको मैंने बताया था कि मास नंबर में से ये माइनस कर दें तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो इसमें से जब हम इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, तो इसके ऊपर हीलियम के ऊपर जो है +2 चार्ज आ जाता है। तो इसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ये हीलियम का न्यूक्लियस रहता है। इलेक्ट्रॉन हटा दें तो पीछे इसमें सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह जाते हैं। तो ये हीलियम का न्यूक्लियस है और ये क्या कहलाता है? अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा पार्टिकल है, यानी हीलियम का न्यूक्लियस है। इसको साइन, इसका सिंबल ये होता है अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल उसने लिए कहाँ से? ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से लिए। अब रेडियो एक्टिव क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो होता है जिसमें से हर वक्त जो है रेडिएशन खुद ब खुद एमिट होती रहती हैं। तो जिससे खुद ब खुद रेडिएशन एमिट हों उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और वो रेडिएशन, उसमें अल्फा पार्टिकल होते हैं, बीटा होते हैं, गैमा पार्टिकल्स होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल की सोर्स क्या थी? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और उसने कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था? रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पोलोनियम लिया था, पोलोनियम मेटल, जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलते थे, एमिट होते थे। He observed that most of the alpha particles, यानी अब 20,000 अल्फा पार्टिकल्स थे, उनमें से 19,990 यानी 10 लेस, टोटल में से 10 छोड़ के बाकी 19,990 जो है पास थ्रू द गोल्ड फाइल विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। ये मैं आपको जब प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगी तो उसमें मैं करूंगी कि कितने जो हैं वो क्यों हुए, इनका रीज़न भी बताऊंगी। पहले हम बुक से आगे पढ़ लेते हैं। It showed that most of the volume occupied by the atom is empty. Some alpha particles, यानी बाकी जो 10 बच के उनमें से 8 जो थे were deflected through smaller angle। जो 8 थे वो स्मॉलर एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। बाकी जो थे 20,000 में से 2 बच गए। तो 2 ने क्या किया? वर बाउंस बैक एट देयर ओरिजिनल वे। तो वो क्या हो गए? बाउंस बैक हो गए। यानी जब वो गोल्ड फाइल से टकराए तो टकराने के बाद उसमें से 19,990 सीधे गुजर गए और जाके फ्लोरेसेंट स्क्रीन से टकराए, जबकि 8 जो थे वो थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए। यानी डिफ्लेक्ट का मतलब होता है अपने रास्ते से थोड़ा सा हट जाना। तो थोड़े से अपने रास्ते से हट गए। जैसे आपको ये डायग्राम बताई हुई है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली वो अभी नेक्स्ट आगे इसी वीडियो में आगे जाके बताऊंगी कि ये देखेंगे जो है ये लेड कंटेनर है जिसमें ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया, यानी पोलोनियम। अब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। ये स्ट्रेटा, ये जो है ये फॉयल है, गोल्ड फॉयल, इसके साथ टकराएंगे तो ये स्क्रीन के ऊपर, टकराने के बाद ये स्क्रीन के ऊपर जाके तो स्क्रीन ग्लो होगी जब स्क्रीन के ऊपर जाएंगे। तो ये टकराने के बाद ये जो 19,990 जो है वो सीधे जाके टकराए। ये आपको ग्लो नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा आपको डायग्राम में, जिसमें से 8 जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो गए। ये डिफ्लेक्शन है, ये यहाँ से टकराने के बाद थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए। कितने? 8 डिफ्लेक्ट हो गए। और जो सिर्फ 2 हैं वो बाउंस बैक हो गए। ये देखें, ये वाले बाउंस बैक हो गए। ये जो है ये बाकी यहाँ पे आके टकरा रहे हैं, ये बाउंस बैक हो गए। इससे टकराने के बाद बैक साइड पे आ गए। तो इससे उसने क्या कंक्लूजन लिया कि जो टकरा के सीधे गए वो क्यों गए, जो डिफ्लेक्ट हुए वो क्यों हुए, और जो वापस आ गए 3 टाइम की उसने ऑब्जर्वेशन ली यहाँ से, तो वो क्यों आ गए। तो इसको प्रैक्टिकली मैं आपको वीडियो में बताती हूँ, साथ में आपको समझाती जाती हूँ।
ये जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल है, जिसमें उसने कहा था कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो पर्पल कलर के नज़र आ रहे हैं उसमें एम्बेडेड हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स हैं जिनमें हीलियम का न्यूक्लियस है, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ये रदरफोर्ड एनर्जी और इसके साथ ये दोनों जो हैं जे थॉमसन के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में इसकी हेल्प की थी। अल्फ़ा पार्टिकल जो यूज़ हुए उनकी वजह ये है कि ये रीज़न है कि हाई एनर्जी होते हैं और हैवियर होते हैं और ये स्ट्रेट जो है उससे गुजर जाते हैं, इसलिए इनको यूज़ किया गया। गोल्ड फॉइल इसलिए यूज़ किया गया कि थिन फॉइल बना जा सकती है, मैलिएबल है और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1000 एटम जो है वो मौजूद होते हैं। अब हम ऑपरेटर्स की तरफ आते हैं। कौन कौन सा ऑपरेटर्स, ये जो मैंने आपको बताया था क्यों यूज़ हुआ, ये लेड कंटेनर है जिसमें इसमें पोलोनियम पाया जाता है जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। इस साइड पे गोल्ड जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है और गोल्ड फायर जिसके अंदर होती है। अब आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल का प्रोसीजर उसने जो फॉलो किया वो कौन सा था। अब देखें, लेड फाइल में से पोलोनियम में से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। ये लेड कंटेनर है जिसमें पोलोनियम है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया। अब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और ये दरम्यान में ये स्लेट्स रखी गई हैं जिनमें से गुजर के, ये चूंकि उसको स्ट्रेट पार्टिकल्स चाहिए थे तो इसी दरम्यान में ये स्क्रीन्स हैं जिसमें से स्ट्रेट पार्टिकल्स आते हैं और ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन की स्लिट में से गुजर के ये आपको ये गोल्ड फाइल है इसके ऊपर आके टकराएंगे और टकराने के बाद इनका पाथ आप चेक करें। असल जो था इसकी रूह इस एक्सपेरिमेंट की ये थी कि इसने पाथ चेक किया, ये देखें कुछ स्ट्रेट चले गए, 3 चीज़ें उसने ऑब्जर्व की, कुछ स्ट्रेट हैं, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए थोड़े से एंगल पे और कुछ जो है वो रीबाउंड हो गए। अब आपको ये गोल्ड का एक एटम को जूम करके दिखाया जाएगा कि इसमें से जो है वो कैसे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो गुजरे हैं, इनका पाथ क्या था। अब ये देखें, जो खाली जगह है वहाँ पे स्ट्रेट गुजर गए। ये दरमियान में जिसको बाद में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया, जब इससे अल्फा पार्टिकल्स आके टकराएंगे ये देखें ये डिफ्लेक्ट हो गए, बाकी जगहों से स्ट्रेट गुजरे। यहाँ से कुछ जो अब जो एक्सपेरिमेंट जितना भी परफॉर्म हो गया आपको समझ आ गई होगी, उससे 3 कंक्लूजन थी, उसने जो रिजल्ट्स ऑब्जर्वेशन थी उसमें से अब बात आती है कि रदरफोर्ड ने कंक्लूड क्या किया, उसने कौन सा अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया और उसमें उसने क्या थ्योरी पेश की, उसने कौन से असम्पशन थे उसके। तो फर्स्ट उसने ये देखा कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस। ये उसने क्यों कहा, क्योंकि जो ज़्यादातर उस सेंटर से टकराए और कुछ जो है वो बाउंस बैक हो गए, यानी जो दरम्यान में थोड़े से बाउंस बैक हुए, इसका मतलब है कि थोड़े से पोर्शन जो है वो न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। तो जब सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है तो ये एक दूसरे को दूर हटाता है। तो वो क्या करता है, जब अल्फा पार्टिकल उससे टकराए, जब साउंड बॉडी न्यूक्लियस के साथ टकराए तो बाउंस बैक हो गए। तो उससे उसने ये कंक्लूड किया कि जो है वो इसमें न्यूक्लियस होता है, यहाँ से उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। इट कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। सेकेंड है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड जस्ट लाइक द प्लैनेट्स अराउंड द सन। जैसे सोलर सिस्टम में आपने देखा है कि सन के गिर्द प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करते हैं, यानी जिस तरह आपने जो उर्दू में पढ़ते हैं कि सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी होता है, उसके पहले 8 प्लैनेट जो हैं उसके गिर्द, जिसमें हमारी अर्थ भी है तो उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसी तरह जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। नंबर 3 है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस वुड रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने फिजिक्स में पढ़ा था कि जो सर्कल में मूवमेंट के लिए या सर्कल में जो हरकत करने के लिए, दायरे में हरकत करने के लिए, मूवमेंट के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, चूंकि ये एक सर्कुलर मूवमेंट है, इसकी सर्कल में मूव कर रहे हैं, तो उनके लिए भी सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू दैम। चूंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिवली प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है, तो दोनों के दरमियान क्या अट्रैक्शन होती है, अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होती है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करती है। Number 4 है, the size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom and most of the volume occupied by the atom is empty. अब ये उसने कैसे कंक्लूड किया, उसने बताया कि जैसे आपने पहले पढ़ा था कि 20,000 में से
19,990 पार्टिकल्स जो थे स्ट्रेट जो है जाके फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर टकराते हैं, स्ट्रेट गुजर जाते हैं गोल्ड फाइल में से। तो इट मीन्स कि वो उनके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आया। तो ज़्यादातर जो वॉल्यूम है वो एटम की एम्प्टी है। तो ज़्यादातर एम्प्टी है, तो एम्प्टी पार्ट में से वो स्ट्रेट गुजर जाते हैं। एटम इज़ न्यूट्रल। एटम जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। क्यों न्यूट्रल होता है कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। दोनों का नंबर इक्वल होता है, दोनों एक दूसरे को जो है वो उसको इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो इसलिए एटम क्या होता है, न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। नंबर 6, न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास एंड एनर्जी ऑफ द एटम। कि ज़्यादातर जो मास होती है वो एटम के न्यूक्लियस में पाई जाती है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो ज़्यादा मैसिव हैं, उनकी मास ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से, और एनर्जी भी इसलिए एटम के न्यूक्लियस में होती है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।